सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग पीवाईक्यू सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग इसमें हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे, हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू को देखेंगे। स्पेशली बीपीएससी के लिए ये है ये वीडियो, ठीक है। तो बीपीएससी का जितना भी पीवाईक्यू आया हुआ है, ठीक है, इसमें बेसिकली 68 बीपीएससी तक कवर है। 68 बीपीएससी, बाकी का जो 2 ईयर है 69 या फिर 70 बीपीएससी जो है, इसको हम लोग प्रॉपरली जो पीवाईक्यू है उससे देखेंगे, बिकॉज इसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो जितना भी अभी अवेलेबल है उसको हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले फिजिक्स सेक्शन, जनरल साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि फिजिक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो किस टाइप का क्वेश्चन फिजिक्स में बना है ये हम लोग देखेंगे। एंड चलिए डील करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक एक चीज़ को देखना है, ध्यान से फोकस करके एनालाइज करना है अच्छे से पीवाईक्यू को, ठीक है। कई बार क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा फिजिक्स सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को देखेंगे। सॉरी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स को देखेंगे, ठीक है। फिजिक्स, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन फिजिक्स का क्या है, सो फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आंसर आप लेके हाँ नहीं, आंसर करेंगे छोटा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आंसर रहने देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 66 बीपीएससी में आया हुआ है, 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? अब देखो, दो तरीके का होता है, एक होता है, दो तरीके का यूनिट होता है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट होता है और एक होता है डेरिवेटिव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो एक जनरल खुद में है, ठीक है, मतलब उसको कैसे भी डिराइव नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम देखें F = ma होता है, तो F का यूनिट क्या होता है? तो F का यूनिट जो होता है वो मास और एक्सीलरेशन पे बेस्ड होता है। बट अगर हम फंडामेंटल यूनिट का बात करें, जैसे कि टाइम, तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? सेकेंड। तो क्या ये सेकंड किसी से डिराइव किया गया? नहीं डिराइव किया गया, इसलिए फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है वो किसी से डिराइव नहीं किया जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है, ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। कौन कौन सा होता है? टाइम होता है, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। उसके बाद कौन होता है? लेंथ होता है, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है भाई? मीटर होता है। और क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी? करेंट होता है, ठीक है। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? कैंडेला होता है, कैंडेला होता है, ठीक है। और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर का क्या हो गया? केल्विन हो गया, ठीक है। देखो, ये केल्विन सब कहीं से डिराइव हो रहा है? नहीं हो रहा है। जो चीज़ कहीं से डिराइव नहीं होता है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ऐसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया है। 2 और कौन है? एक है नंबर ऑफ सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ सब्सटेंस हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं? मोल में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और कौन सा बच गया? टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, मास, ठीक है। तो मास जो हो गया, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई? मास का ऐसा यूनिट हम लोग केजी में लेते हैं। तो केजी को कहीं से डिराइव किया? नहीं, खुद में। तो ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। कौन कौन से? मास होते हैं, नंबर ऑफ सब्सटेंस होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, टाइम होते हैं, लेंथ होते हैं, करंट होते हैं और लुमिनस इंटेंसिटी होते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन है? तो क्या फोर्स है? तो नहीं भाई, F = ma होता है और फोर्स का यूनिट जो होता है वो केजी मीटर/सेकेंड², जिसको हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। तो ये तो डिराइव हुआ है ना इससे। वेलोसिटी क्या हो जाता है? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर/सेकेंड हो जाता है। तो देखो, ये भी डेरिवेटिव्स है, डिस्टेंस और टाइम से निकल रहा है। वर्क क्या हो जाता है? वर्क = क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये भी क्या होता है? न्यूटन मीटर हो जाता है। तो ये भी क्या है? डेरिवेटिव्स है। बट इलेक्ट्रिक करंट क्या डेरिवेटिव्स है? हम क्या बताए थे अभी? इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो एम्पियर कहीं से डिराइव हुआ है? नहीं हुआ है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ सकते हो, बाकी मैंने बता ही दिया है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा था और अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो 66 बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था? फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है? तो हम बताए ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, जिसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, टाइम का सेकेंड होता है, मास का केजी होता है, लेंथ का मीटर होता है। यही हमारे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कब आया है? 2 बार आया है। 65 बीपीएससी में भी आया है, 64 बीपीएससी में भी है। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है? अब बताओ आप लोग, ठीक है। हम लोग पढ़े थे पावर क्या होता है?
पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन। तो रेट ऑफ वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो रेट ऑफ वर्क डन मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, यही तो हो गया हमारा पावर, यही हो गया ना हमारा पावर। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? वाट हो जाता है। ठीक है, पावर का ऐसा यूनिट वाट हो जाता है, या फिर तुम्हारा जूल पर सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सो पावर का ऐसा यूनिट क्या हो गया भाई? पावर का ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या हो गया? वाट हो गया। ठीक है, कैसे आया? वाट बता दिया ना। तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन। एक बार फिर से देख लो, रेट ऑफ वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन अपॉन टाइम जो हो गया, यही हमारा पावर हो जाता है। तो पावर को हम लोग जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं, या फिर पावर जो है उसको हम लोग वाट भी बोलते हैं। 1 वाट इज इक्वल्स टू हाउ मच हॉर्स शू पावर होता है? हॉर्स शू पावर कितना होता है? तो 1 वाट इज इक्वल्स टू कितना होता है? हॉर्स शू पावर, सॉरी 1 हॉर्स शू पावर, हॉर्स शू पावर जो होता है वो कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है, याद रखना है। ठीक है, 1 हॉर्स शू पावर इज इक्वल्स टू कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी मिल गया। ठीक है, तो याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? वॉट हो जाता है। एम्पेयर किसका है? अभी पता है, इलेक्ट्रिक करंट का है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। कूलम किसका है भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज का है। ठीक है, तो याद रखना है, कूलम किसका ऐसा यूनिट है? इलेक्ट्रिक चार्ज का है। एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट का है। अब दोनों कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये करंट है, ये चार्ज है। ठीक है, वोल्ट किसका है? ये पोटेंशियल डिफरेंस का है। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। वॉट किसका होता है? पावर का होता है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, यूनिट को लेके था, ऐसा यूनिट को लेके 65 बीपीएससी में आया हुआ है, 64 बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप इसका ये देख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? रेट ऑफ पर यूनिट टाइम जो ऐसा है, इसी को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट पे ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? वॉट हो जाता है। एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट का है, वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, एंड कूलम जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट है। यही चीज़ अभी हम लोग ने बताया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ऐसे ही डीप डिटेल में अच्छे से रिवाइज करते चलेंगे ताकि सब कंप्लीट होते जाए। ठीक है, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बीपीएससी असिस्टेंट मेंस जीके पेपर 2 2023 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या है भाई? एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करेंट इन द सर्किट। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट होता है तब करेंट, जब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, घर में जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस समय करंट का क्या इम्पैक्ट रहता है सर्किट पे? ठीक है, तो करंट क्या हो जाता है? हेवनली इंक्रीज। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? जब क्या होता है, एक लिमिट होता है वायर का इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने का। जब ओवरलोडेड करंट फ्लो करने लगता है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है, तो उस केसेस में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, आग लग जाता है घर में। ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट क्या हो गया? सर्किट में फ्लो कर गया, जिसके कारण से क्या होता है? तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो आंसर देख लो, डी हो गया। ठीक है, एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग, बाकी सॉल्यूशन तो यही होगा जो हम बताएं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एक बार। द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इन द डोमेस्टिक सर्किट is provided by live and neutral wires. When due to any reason live wires and neutral wires get connected to each other's short circuit, a huge amount of current start flowing in the circuit because of the path of current shorter and the long resistance path of the current has been made. तो वही समझ लो बेसिकली क्या होता है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो होता है, जो डोमेस्टिक सर्किट में ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है, किसी कारण से ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और एक्सेस अमाउंट में करंट क्या होता है? फ्लो कर जाता है हमारा सर्किट में, तो उस समय हमको सर्किट में शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। शॉर्ट सर्किट, द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस हेवनली। ठीक है, शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा वायर होता है उसमें बहुत तेजी मात्रा में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से टू स्टॉप ओवरलोडिंग द करंट ऑफ द सर्किट इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज्ड। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रिक फ्यूज से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है ये घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे घर में शॉर्ट सर्किट ना हो सके। क्योंकि क्या होता है ना, जब इलेक्ट्रिक फ्यूज काम कैसे करता है? जब क्या होता है, करंट में बहुत ज़्यादा क्या होता है, जब वायर में क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में करंट फ्लो करने लगता है, तो ये जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये प्रिंसिपल पे काम करता है लो मेल्टिंग प्रिंसिपल पे। ठीक है, जब इसमें बहुत एक्सेस अमाउंट में करंट फ्लो करने लगता है ना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो ये क्या होता है? फ्यूज टूट जाता है। फ्यूज टूटने से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो होता है वो रुक जाता है और लाइन कट जाता है। ठीक है, सो ये समझ में आ गया आपको? तो क्वेश्चन यहाँ पे समझ लो क्या है क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे सर्किट में जो करंट होता है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड। तो फ्रीक्वेंसी किस में मेजर करते हैं? बेसिकली फ्रीक्वेंसी का यूनिट ही पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में मेजर करते हैं। हर्ट्ज जो होता है ये ऐसा यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का। तो याद रखना है हर्ट्ज किसका ऐसा यूनिट होता है भाई?
फ्रीक्वेंसी का देख लो कब आया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 60 सॉरी एक मिनट, ये क्वेश्चन 60 आंसर दिख गया सॉरी एक मिनट। हाँ तो 64 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आया हुआ है? फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। हर्ट्ज जो है ये किसका यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, बाकी सब भी यूनिट देख लेते हैं। तो बाकी सब यूनिट क्या है भाई? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है भाई? ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का भी है और डिस्टेंस अपॉन टाइम का भी मीटर पर सेकेंड ही है। ठीक है, वॉट किसका है? अभी बताए थे भाई। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट है, पढ़े थे ना अभी। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या है भाई? वॉट है। रेडियन किसका है? एंगल का है। ठीक है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी किसका ये यूनिट है? फ्रीक्वेंसी यूनिट है हमारा, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है? हर्ट्ज है। ठीक है, तो याद रखना है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टाइम हो जाता है। ठीक है, तो हर्ट्ज जो है ये एसआई यूनिट किसका है? फ्रीक्वेंसी का है। फ्रीक्वेंसी इंटरनेशनल फ्रीक्वेंसी एसआई यूनिट क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हर्ट्ज कहते हैं। 1 साइकिल पर टाइम। तो अभी हम बताए थे ना फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टाइम हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। मतलब एक यूनिट टाइम में कितना तुम्हारा क्या बोलते हैं पास करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक मिनट, मेरा काम नहीं कर रहा है ये वाला पेन। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कौन से में आया है? 65 में है। देखो कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो ये देखो अभी दिखाते हैं। वर्क नहीं कर रहा है मेरा पेन एकदम। ये देखो 64 बीपीएससी में आया, ये देखो 65 बीपीएससी में आया। मतलब सेम क्वेश्चन इन द डिफरेंट फॉर्म। यहाँ पे हर्ट्ज जो है उसको किस में मेजर करते हैं? तो फ्रीक्वेंसी में मेजर करते हैं। वहाँ पे फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं? तो हर्ट्ज में मेजर करते हैं। देखो कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस में मेजर करते हैं भाई? फ्रीक्वेंसी में मेजर करते हैं। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई? एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं? कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी काम को करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क, इसको क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी जो होता है वो तुम्हारा वर्क डन के बराबर ही होता है। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एनर्जी भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है। क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी जो होता है वो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसको हम लोग मेज़र करते हैं। क्या बोलते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका उसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्वालिटी जो होता है वो डिस्टिंग्विश्ड फैक्टर होता है। मतलब जैसे कि अगर हम फ्लूट बजा रहे हैं और इधर वायलिन बजा रहे हैं, तो दोनों को अगर सेम पिच और सेम क्या बोलते हैं सेम लाउडनेस से बजा रहे हैं, फिर भी दोनों का साउंड जो है वो अलग अलग आ रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्वालिटी है। क्वालिटी को हम लोग टिम्बर भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट हीट। हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई? जूल होता है। जूल। हीट और पावर, हीट और किसका? वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल होता है। तो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सेम एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, ओहो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बोलोमीटर, एक मिनट। बोलोमीटर क्या क्वेश्चन है भाई? बोलोमीटर इज यूज टू मेजर। बोलोमीटर का क्या इस्तेमाल किया जाता है? किस चीज़ को मेजर करने के लिए बताइए? सो बोलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है हीट रेडिएशन को मेज़र करने के लिए। इंफ्रारेड रेडिएशन जो आता है ना, उसको मेज़र करने के लिए बोलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना है बोलोमीटर का इस्तेमाल किसके मेज़र के लिए किया जाता है? हीट रेडिएशन के लिए। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा आप लोग बताओ तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे हम पूछते हैं। हीट रेडिएशन के लिए तो बोलोमीटर है। बैरोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? फिर एनीमोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? और बताइए आप लोग। फेदो मीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? और एक और पूछ लेते हैं। हेग्रो, HYGRO, हेग्रोमीटर का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है? क्रायोमीटर, CRY, पेरिस्कोप, और कुछ है? ओडोमीटर, मैनोमीटर। चलिए काफ़ी है इतना आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सब जो है, ये जो लिखा गया है इतना सारा, बैरोमीटर, एनेमोमीटर, फेदोमीटर, हेग्रोमीटर, क्रायोमीटर, ये सी है, जी नहीं है, क्रायोमीटर, पेरिस्कोप, ओडोमीटर, मैनोमीटर, ये सब जो है इंस्ट्रूमेंट, ये क्या मेज़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या चीज़ था, ये क्वेश्चन था बोलोमीटर। बोलोमीटर किसका इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज़ को मेजर करने के लिए, तो हीट रेडिएशन को मेजर करने के लिए बोलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि देखो किस में आया है, बीपीएससी ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए आया है, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है। तो बोलोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट इंफ्रारेड, अभी हम बताए थे, तो इंफ्रारेड को मेजर करने के लिए बोलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बोलोमीटर इज अ डिवाइस डिटेक्टिंग द हीट डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग द हीट एंड रेडिएशंस ऑफ माइक्रोवेव एनर्जी। माइक्रोवेव एनर्जी क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। माइक्रोवेव जो होता है इसका वेवलेंथ क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहाँ पे आया, तो बीपीएससी के सीडीपीओ 2022 का क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हियरिंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ कैट, इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं भाई। एक मिनट रुको, नहीं दिखाएंगे इसको, इसका आंसर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है वो पता होगा, डेफिनेटली पता होगा। ठीक है। कैट का यहाँ पे पूछ रहा है, सो कैट का जो है फ्रीक्वेंसी जो रेंज होता है वो कितना होता है। ये तो थोड़ा सा फंसने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कैट जो होता है ना, इस ये अल्ट्रासोनिक साउंड को भी क्या करता है, सुन सकता है। कैट जो होता है, बिल्ली जो होता है, पहले हम देखते हैं नॉर्मल जो रेंज होता है, नॉर्मल जो रेंज होता है, ह्यूमन रेंज जो होता है ईयर का, वो कितना फ्रिक्वेंसी का रहता है, तो वो होता है 20 हर्ट्ज से कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज तक नॉर्मल फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो होता है ये नॉर्मल फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है। और इसमें 2-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बताते हैं, एकदम बताते हैं। देखो जो क्या बोलते हैं, कुछ जो होते हैं ना, देखो ये जो होता है ना 20 हर्ट्ज से लेके जो 20 के हर्ट्ज तक का जो फ्रिक्वेंसी होता है ये नॉर्मल फ्रिक्वेंसी होता है, जो कि ह्यूमन के लिए क्या बोलता है, ह्यूमन सुन सकता है इतना का साउंड। ठीक है। जो 20 हर्ट्ज से जो कम का साउंड होता है उसको इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज, जैसे कि अर्थक्वेक आता है, बहुत मिनिमल, जब हम कई बार क्या होता है जानवर को पता चल जाता है ना कि अर्थक्वेक आने वाला है, भूकंप आने वाला है। ठीक है। तो वो 20 हर्ट्ज से भी कम का साउंड जो होता है उसको इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड कौन कौन सुन सकता है भाई, तो इंपॉर्टेंट है, वेल सुन सकता है। ठीक है। यहाँ पे एलिफेंट लिख लो, एलिफेंट, ये सब जो है इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकता है। राइनासोरस लिख लो, राइनोसोरस, इंपॉर्टेंट है, ये 3 जानवर एकदम मेंशन कर लो, वेल, एलिफेंट, राइनोसोरस, ये सब जो है इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। नेक्स्ट आता है, एक आता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का साउंड। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का साउंड जो है ये कौन कौन सुन सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, ULTRA, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। ये जो 20 के हर्ट्ज वाला जो साउंड होता है ये कौन कौन सुन सकता है, तो ये सुन सकता है कैट, डॉग, और कौन आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉल्फिन। ये इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस भी करते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत, हाईलाइट करके एकदम मार्क कर लो। ठीक है। इको लोकेशन करता है ना डॉल्फिन, उसमें अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो ये इंफ्रासोनिक साउंड और ये अल्ट्रासोनिक साउंड। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अजीब है, क्योंकि हम लोग पढ़े क्या, कैट जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का फ्रिक्वेंसी का साउंड जो है वो प्रोड्यूस भी करता है और सुनता भी है। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में डिबेटेबल लग रहा है, थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। ठीक है। हेयरिंग रेंज ऑफ कैट साउंड जो होता है वो 70 डेसिबल होता है, एक्सटेंड टू फ्रॉम 48 हर्ट्ज से लेके 85 के हर्ट्ज तक होता है, गिविंग वन ऑफ द मोस्ट ब्रॉडेस्ट हेयरिंग रेंज अमॉन्ग द मैमल। तो मैमल में सबसे ज़्यादा जो ब्रॉडेस्ट हेयरिंग होता है वो किसका होता है, वो तुम्हारा कैट का ही होता है। एनालाइजिंग सजेस्ट दैट कैट इवॉल्व एक्सटेंडिंग हाईली फ्रिक्वेंसी हेयरिंग विदाउट सेक्रीफाइसिंग द लो फ्रिक्वेंसी हेयरिंग। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा इशू है, बट आप लोग देख लो कि जो कैट का जो हेयरिंग रेंज होता है वो कितना होता है, 48 हर्ट्ज से लेके कितना, हम बोले ना ये अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड से भी ज़्यादा सुन सकता है, तो ये 85 के हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो याद रखना है 48 से लेके 85 के हर्ट्ज तक ये कैट का फ्रिक्वेंसी रेंज होता है। ठीक है। याद रहेगा, 1-2 बार और रिवाइज कर लो तो याद रह जाएगा। ठीक है। तो कैट का जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है वो कितना होता है भाई, हाँ
एक मिनट रुकिएगा। सो कैट का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? तो कैट का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो तुम्हारा कितना होता है? कैट का फ्रीक्वेंसी रेंज हमारा, एक मिनट थोड़ा इशू हो गया है। सो कैट का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो कितना होता है? तो कैट का फ्रीक्वेंसी रेंज 48 हर्ट्ज से लेके 85 के हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओम मीटर इज अ यूनिट। भाई ओम मीटर किसका यूनिट है? बताइए। 66 बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, सो ओम मीटर किसका यूनिट है? बताइए जल्दी। सो ओम प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ओम, ठीक है, ओम प्रिंसिपल क्या कहता है? ओम प्रिंसिपल कहता है किसी भी मतलब किसी भी क्या बोलते हैं सर्किट में जो वोल्ट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, वी लिखना था, पी लिखिए। तो वोल्ट जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? भाई करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है? IR हो जाता है। I क्या है? ये तुम्हारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकता है, अपोज करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? V/I लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया। बट यहाँ पे रुको, तरीके रेजिस्टेंस जो होता है ये क्या बोलते हैं किसके बराबर? रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? लेंथ के। और रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया के। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रो L/A हो जाता है। ठीक है, अब ये जो रो आता है ये तो रेजिस्टेंस हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ, ये क्या हो गया भाई? रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम हो जाता है। ठीक है, ओम को ऐसे लिखते हैं, ओम हो जाता है रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट। ठीक है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम हो जाता है। अब ये जो क्या होता है, रुको यहाँ पे आप लोग को डाउट हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे देखो, अभी हम क्या लिखे? आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, तो आर जो होता है वो प्रोपोर्शनैलिटी होता है किसके? लेंथ अपॉन एरिया के। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हम लोग कांस्टेंट बैठाते, तो कांस्टेंट के जगह पे हम क्या बैठा रहे हैं? ये कांस्टेंट रो बैठा रहे हैं L/A। अब ये जो रो होता है ना इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। RESISTIVIT। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा भाई? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RA/L हो जाएगा। अब देखो, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है? आर का क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर हो जाता है। और लेंथ का क्या होता है? मीटर होता है। तो मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? रेजिस्टिविटी होगा। रेजिस्टिविटी, ओम मीटर किसका ऐसा यूनिट है? रेजिस्टिविटी का है। ठीक है, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक है, बाकी इसको हम रफ करते हैं, बिकॉज इस जगह पूरा छेक लिया है। ठीक है, तो हम क्या बोले यहाँ पे? ओम मीटर किसका ऐसा यूनिट है? रेजिस्टिविटी का है, इसका है ओम मीटर। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? ओम है। कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस से क्या मेजर करते हैं हम लोग भाई? कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? आई थिंक इसका हेनरी। एक मिनट चेक कर लेते हैं, हमको याद नहीं आ रहा। हेनरी है शायद, एक मिनट। कंडक्टेंस, सॉरी। कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? सीमेन हो जाता है, सीमेन। ठीक है, सीमेन जो होता है ये कंडक्शन का ऐसा यूनिट होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को, रेजिस्टिविटी का क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल को, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को, मतलब R इज इक्वल टू क्या होता है? ओम होता है ना। तो कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस हो जाता है तुम्हारा 1/R हो जाता है। तो R का रेसिप्रोकल को हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। यही हो गया हमारा कंडक्टेंस। ठीक है, यही हो गया हमारा कंडक्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या है? देखो 1/ρ हो गया, 1/ओम हो गया। ठीक है, तो कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? सीमेन हो जाता है। ये इस टाइप के
उल्टा ओम, उल्टा ओम इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। तो याद रखना है कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट जो होता है वो सीमेन हो जाता है, ठीक है। ये उल्टा ओम जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सीमेन। तो कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो होता है वो कंडक्टेंस हो जाता है, कंडक्टेंस का क्या बोलते हैं ऐसा यूनिट क्या होता है, सीमेन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सारा, देखो सारा हम लोग क्या करेंगे, सारा जितना भी ना चारों का चारों पॉइंट है उसको भी देखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम हो गया, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर हो गया, कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट सीमेन हो गया, चार्ज का ऐसा यूनिट हम ऑलरेडी बता चुके हैं, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, हाँ। सो ये चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बाकी आप लोग ये चीज़ को देख सकते हो, बाकी ये चीज़ तो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। तो इस पर अब उतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे ऑलरेडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो लाइट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखो भाई, दो बीपीएससी में आया हुआ है, री एग्जाम में भी आया हुआ है और नॉर्मल जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया हुआ है, ठीक है। तो 2020 का क्वेश्चन है, लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है, बताइए। लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, और 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पार्सेक जो होता है ना, पार्सेक ये सबसे बड़ा यूनिट होता है डिस्टेंस का, और 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर होता है, ठीक है। तो याद रखना है पार्सेक जो है ये भी डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये भी डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, सन से लेके अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻10 मीटर होता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एंड जो पार्सेक होता है ये सबसे बड़ा डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है जिसका यूनिट कितना होता है, 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे देख लेते हैं एक बार, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, स्पीड क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है, सॉरी दूरी बटा टाइम। तो दूरी बटा टाइम क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्पीड का ऐसा यूनिट होता है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस मीटर हो जाता है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा लेते हैं। नेक्स्ट देख लो आप लोग, सॉरी इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है जो हम अभी बताएं। एमेस्ट्रॉन क्या होता है, एमेस्ट्रॉन किसका यूनिट होता है, एमेस्ट्रॉन किसका यूनिट होता है, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट कौन होता है भाई बताओ, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, एमेस्ट्रॉन होता है। 1 एमेस्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 एमेस्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 10⁻−10 मीटर हो जाता है। यही होता है ना, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, तो ऐसा डाउट हो जाता है। हाँ 10⁻, देखो है ना 10⁻10 मीटर होता है, या फिर 0.1 नैनोमीटर होता है। सो एमेस्ट्रॉन जो होता है ये किसका यूनिट होता है, वेवलेंथ का यूनिट होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि एमेस्ट्रॉन जो होता है ये किसका यूनिट है, एमेस्ट्रॉन जो है देखो 64 बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। एमेस्ट्रॉन किसका यूनिट है, वेवलेंथ का यूनिट है, ठीक है। 1 एमेस्ट्रॉन इज इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻−10 मीटर होता है, ठीक है। 1 एमेस्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर होता है। एमेस्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, एमेस्ट्रॉन जो है ये किसका ऐसा यूनिट है, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट है। फ्रीक्वेंसी का हम बताए थे, फ्रीक्वेंसी का क्या ऐसा यूनिट है भाई बताइए, हर्ट्ज है। एनर्जी का क्या यूनिट है बताए थे हम भाई, बताइए, जूल है। वेलोसिटी का क्या है, तो मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड जो है ये वेलोसिटी का है। सो ये चीज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जेप्टो। 1 जेप्टो इज इक्वल्स टू कितना होता है भाई, ये तो आप लोग फंस जाओगे। 1 जेप्टो इज इक्वल्स टू 10⁻−21 होता है, ठीक है। जेप्टो इज इक्वल्स टू 1, एक बार चेक कर लेते हैं, सही है।
तो 1 जेप्टो इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 21 होता है। ये यूनिट होता है, ठीक है। इसको कैसे हम लोग देखें, एक होता है ना ये, एक मिनट, डेसी सेंटी मिली। तो डेसी कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 1 होता है, सेंटी 10 टू द पावर माइनस 2 होता है, मिली 10 टू द पावर माइनस 3 होता है। डेसी सेंटी मिली चल नहीं रहा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, माइक्रो क्या हो जाता है 10 टू द पावर 6 हो जाता है, माइनस 6। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, नैनो कितना हो जाता है, नैनो होता है 10 टू द पावर माइनस 9। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, पिको कितना हो जाता है 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पिको के बाद क्या आता है, फेटो, FEATO, फेटो, फेटो कितना हो जाता है 10 टू द पावर माइनस 15 हो जाता है। फिर एक मिनट, थोड़ा सा हम सही बता रहे हैं ना, डेसी सेंटी मिली माइक्रो पिको फेक्टो ऑक्टो, चलो भाई, ऑक्टो, ऑक्टो कितना हो जाता है 10 टू द पावर माइनस 18 हो जाता है, 3 का गैप हो जाता है यहाँ पे। फिर आता है जेप्टो, ये 10 टू द पावर माइनस 21 हो जाता है। और ये आता है फिर यक्टो, जो कि तुम्हारा 10 टू द पावर माइनस 24 हो जाता है, ठीक है। तो एक बार ये चीज़ आप लोग देख लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन फिर इसी से बनेगा। डेसी होता है 10 टू द पावर माइनस 1, सेंटी होता है 10 टू द पावर माइनस 2, मिली होता है 10 टू द पावर माइनस 3, माइक्रो जो होता है वो 10 टू द पावर माइनस 6 होता है, नैनो जो होता है 10 टू द पावर माइनस 9 होता है, पिको जो होता है 10 टू द पावर माइनस 12 होता है, फेटो जो होता है 10 टू द पावर माइनस 15 होता है, ऑक्टो जो होता है 10 टू द पावर माइनस 18 होता है, जेप्टो जो होता है जो क्वेश्चन में आया है ये 10 टू द पावर माइनस 21 होता है, और यक्टो जो होता है ये 10 टू द पावर माइनस 24 होता है, ठीक है। अब ये तो माइनस वाला टर्म था, पॉजिटिव वाला टर्म्स देख लेंगे। तो पॉजिटिव वाला टर्म्स में देखो क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है तुम्हारा डेका, ठीक है। फिर हेक्टो, डेका हेक्टो किलो, क्या आई, सॉरी दो हो गया, एक कैंसिल है, ठीक है। डेका हेक्टो किलो, तो डेका क्या हो जाता है 10 टू द पावर 1, हेक्टो 10 टू द पावर 2, किलो कितना हो जाता है 10 टू द पावर 3। डेका हेक्टो किलो मेगा, मेगा हो जाता है 10 टू द पावर 6। फिर गीगा, गीगा हो जाता है 10 टू द पावर 9। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा हमको चेक करने दो। हाँ, तो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा, फिर टेरा आ जाता है, क्या आता है भाई, टेरा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, टेरा आ जाता है कितना, चल नहीं रहा है ये, तो टेरा कितना हो जाता है 10 टू द पावर 12 हो जाता है। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा। फिर पेटा आ जाता है, क्या आता है पेटा, पेटा कितना होता है, तो पेटा हो जाता है 10 टू द पावर 15। फिर एक्सा, पेटा के बाद एक्सा, एक्सा कितना होता है 10 टू द पावर 18 होता है। फिर यहाँ पे जेप्टो था ना, तो यहाँ पे जेक्टा हो जाता है, जेक्टा, जेक्टा हो जाता है 10 टू द पावर 21। और फिर यक्टा हो जाता है, यक्टो, यक्टो 10 टू द पावर 24, ठीक है। तो ये लिख लो भाई, ये अगर नहीं आपके पास लिखा हुआ है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्या बोला मैंने, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेक्टो यक्टो, ठीक है। -10 टू द पावर 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। इधर क्या होता है डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेक्टो एक्टो जेक्टो यक्टो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग थोड़ा सा देख लो। देखो डीप एकदम डेप्थ में जाके एक एक आंसर को हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हम इसको मिटा दिए हैं, आप लोग आई थिंक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे इसका। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया है, आगे बढ़ते हैं। ये बीपीएससी CDPO 2022 का क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे फिर से आ गया, 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, अभी बताए थे 1 फेम्टोमीटर, फेम्टो कितना होता है 10 टू द पावर -15 होता है,
ठीक है, अभी बताए थे, अभी वो पूरा सीरीज में जाके आप चेक कर लो। ठीक है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइक्रोन आ गया, हाँ 1 माइक्रोन इज इक्वल टू क्या होता है, अभी बताए थे 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, तो ये मिलीमीटर में क्या हो जाएगा, तो मिलीमीटर में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिलीमीटर में -3 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रहेगा 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर हो जाएगा, तो 10⁻3 मिलीमीटर हो जाएगा। मीटर में कितना हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये सब बहुत पुराना क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा भाई, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना लिखे थे अभी हम लोग मीटर में, 10⁻6। ठीक है, तो 10⁻6 हो जाएगा तुम्हारा मीटर में। ठीक है, तो 10 क्या हो जाएगा 4 जो हो जाएगा ये तुम्हारा सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 10⁻6 मीटर है, तो ये तुम्हारा इसमें क्या हो जाएगा, प्लस कर दो 10 10 -6 होता है, और इसमें 10⁻6 हो गया, ये हो गया मीटर में, और सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 10⁻4 मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 10⁻6 मीटर है तो 10⁻4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2001 का क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, या फिर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ये सब बेसिक आपका वो है। ठीक है, क्या बोलता है इसको, कन्वर्जन जो करते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1000 मीटर हो गया। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हो गया। 1 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम हो गया, तो 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, तो ये सब देख लेना आप लोग। 1 पिकोग्राम, भाई साहब पिकोमीटर अभी बताए थे हम लोग, तो पिकोमीटर किसमें हम लोग पढ़े थे, तो पिकोमीटर कितना होता है, एक मिनट, पिकोमीटर कितना होता है भाई, चल क्यों नहीं रहा, पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना लिखे थे अभी हम लोग, लिखे थे ना डेसी सेंटी मिली, फिर माइक्रो नैनो पिको लिखे थे ना, पिको, तो पिको ग्राम कितना हो जाएगा, ये 10⁻ कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, तो पिकोग्राम कितना हो जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब फिर यहाँ पे ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है। टाइम का सेकेंड होता है। पावर का क्या होता है भाई, वॉट होता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक है, तो इसमें उतना नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो चीज़ हम बताए थे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, ये तुम्हारा अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखो 2018 का क्वेश्चन है, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है। प्रेशर को क्या लिखते हैं हम लोग, फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं भाई। प्रेशर को क्या लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं, तो प्रेशर का यूनिट नहीं निकलेगा आपसे। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। देखिए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पार्सेक भी होता है, सॉरी पास्कल भी होता है। ठीक है, तो याद रखना पास्कल किसका यूनिट है। फिर से पता नहीं क्यों लैग कर जा रहा है ये वाला ऐप। सो पार्सेक किसका यूनिट है, प्रेशर का है, और प्रेशर को टर्म्स में क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को। देख लेते हैं इसका आंसर, दिखा देते हैं आप लोग को, देख लो। ठीक है, ए है 64 बीपीएससी में आया हुआ है, 2018 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट ऑफ प्रेशर, देखो फिर से प्रेशर में आ गया। ठीक है, तो अभी हम बताए थे प्रेशर का यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा। ओहो अच्छा इसको ट्राई करते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं। तो फोर्स अपॉन एरिया,
फोर्स को क्या लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम ए लिखते हैं ना हम लोग। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे एरिया का हो जाता है मीटर स्क्वायर। अगर हम मीटर मीटर कैंसिल आउट भी करते हैं तो क्या हो जाता है, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाता है। अगर हम इस टर्म में निकालते हैं तो क्या ऑप्शन में है, सेकेंड तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा आंसर, नन ऑफ द एबव होगा। देखो यहाँ पे, देखो 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 यहाँ पे अभी हम ध्यान भी नहीं दिए। यहाँ पे देखो इस पार्सेक जो होता है ये भी प्रेशर का यूनिट होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होता है ये भी प्रेशर का यूनिट होता है। अगर इस टर्म में निकालना है तो इस टर्म में देखो क्या हो गया, केजी पर मीटर सेकेंड का स्क्वायर, तो यही हो गया ना। तो ये 65 भी पीसी में आया हुआ था, ठीक है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा रहा है, तो ये चीज़ देख लेना आप लोग। ये चीज़ हम ध्यान नहीं दिए थे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 65 बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैज यूनिट, इंपॉर्टेंट है, किस क्वांटिटी का यूनिट नहीं है, बताओ बताओ बताओ। प्रेशर का तो हम लोग पढ़े, फोर्स का तो पढ़े हैं, फोर्स का न्यूटन होता है, प्रेशर का भी हम लोग पढ़े पास्कल होता है। अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये जो इलास्टिसिटी वाला चैप्टर है ना, उसमें आप लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। सो क्या आपको क्या लगता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या बोलते हैं यूनिट होता है? मुझे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। अगर शायद यूनिट नहीं होता है ये लोग का, बट कंफ्यूजिंग है। इसके बारे में अगर हम जानकारी देना चाहें तो 1 मिनट आप लोग रुक जाओ। हाँ, तो हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है, हुक लॉ अगर आप पढ़े होके, ठीक है, इलास्टिसिटी वाला ये चैप्टर है, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, सबसे पहले हमको यहाँ पे ना देखो, यहाँ पूरा चैप्टर ही समझाना पड़ेगा तभी ये समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग को ना इलास्टिसिटी समझना पड़ेगा। इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, सबसे पहले हमको ये समझना है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी कोई भी मटेरियल का ये प्रॉपर्टी होता है, क्या बोल रहा मैंने, कोई भी मटेरियल का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो ओरिजिनल, उसका जो ओरिजिनल क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है, वो उसको चेंज नहीं करना चाहता है, वो उसको चेंज नहीं करना चाहता है, उसको अपोज करता है, ठीक है। ड्यू टू एक्सटर्नल चेंजेस एंड एक्वायर द ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग को। सपोज डेट कि ये एक स्प्रिंग था, ठीक है, वो स्प्रिंग रुका हुआ था। अब स्प्रिंग को हम क्या किए, खींच दिए, इधर से खींच दिए। तो खींच देने से क्या हो रहा था, उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, छोड़ो, स्प्रिंग हटाओ, स्प्रिंग हटाओ। एक हम रबड़ लिए, ठीक है, तो रबड़ इस फॉर्म में था, ठीक है। अब रबड़ को हम क्या किए, स्ट्रेच कर दिए, खींच दिए। खींचने से क्या हो रहा है, इस रबड़ का जो ओरिजिनल शेप था वो तुम्हारा डिफॉर्म होकर अब रबड़ जो है वो इस टाइप से हो गया, ठीक है। बट ये रबड़ ऐसा होना नहीं चाहता था, तो ये इस साइड, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, डिफॉर्मिंग क्या बोलते हैं, फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। यही प्रॉपर्टी होता है इलास्टिसिटी का। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, जो अपने आप को, जो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर शेप जो है उसको चेंज नहीं करना चाहता है, उसको इलास्टिसिटी, जो नहीं करना चाहता है। जैसे कि अगर हम ऑप्शन दें कि रबड़, गिलास, ठीक है, और क्या बोलते हैं स्प्रिंग, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इलास्टिसिटी है वो किसका है, तो आप लोग मार दोगे रबड़ का। तो नहीं, रबड़ का नहीं, ग्लास का सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी है, ठीक है। ग्लास नहीं, यहाँ पे स्टील लिख लो, ठीक है। स्टील का सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी है, क्यों, क्योंकि स्टील जो है वो अपने पोजीशन को, अपने ओरिजिनल शेप साइज को क्या करना चाहता है, डिफॉर्म नहीं होने देना चाहता है। तो ये सबसे ज़्यादा फोर्स लगाएगा कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म नहीं हो, इसलिए जो स्टील है इसका इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब हमको पढ़ना है स्ट्रेस और स्ट्रेन। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस पढ़ते हैं।
ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया सेटअप इनसाइड द बॉडी सब्जेक्टेड टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब सपोज दैट कि ऐसे इधर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम इलास्टिसिटी मतलब इसको खींच रहे हैं, खींचने की वजह से क्या हो रहा है, ये अपने ओरिजिनल शेप को गेन करना चाहता है, तो ये एक अंदर की ओर पे क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा कि ये अपना ओरिजिनल शेप क्या करे, गेन कर ले। इसलिए अंदर की ओर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा इसी को क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। स्ट्रेस जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ई इंटू स्ट्रेन हो जाता है। ई क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ई जो है इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ई, ये तुम्हारा इलास्टिसिटी है, ठीक है, इलास्टिसिटी है, जिसको हम लोग मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यंग मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो है ये कहते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट जो होता है यंग्स मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब ये जो ई जो होता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट पास्कल होता है। ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी का ऐसा यूनिट क्या हुआ, पास्कल हुआ, पास्कल। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। स्ट्रेस, एक मिनट, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो अब इसका थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन सा क्वांटिटी है जिसके पास क्या है, यूनिट नहीं है। तो आंसर क्या होगा, स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है इसके पास यूनिट नहीं है। व्हेन द शेप और साइज ऑफ द मेटल इज चेंज्ड बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स बाहरी फोर्स लगा रहे हैं, बाहरी फोर्स लगाने से उसका शेप और साइज जो है मेटल का चेंज हो जा रहा है, उसी को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेटेड है। क्या अभी हम बोले थे, अभी हम क्या बोले थे, अभी हम ये बोले थे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे बाहरी फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप और साइज़ क्या होता है, डिफॉर्म होता है। तो ये जो डिफॉर्मिंग एक्सटर्नल फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। बट ये ऑब्जेक्ट अपने आप को रिस्टोर करना चाहता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो लगता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ में आया। तो जो बाहरी फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से शेप और साइज मैटर का चेंज हो जा रहा है उसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। और जो रिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, जो अंदर ही अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर लग रहा है ताकि वो अपने ओरिजिनल शेप को ले ले, उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, सिंस द रेशियो सिंस it is a ratio, hence the dimensionless and without unit. The unit of force is Newton meter per square and the unit of stress and pressure इस पास्कल। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखना है, क्या याद रखना है कि स्ट्रेस जो होता है इसका ऐसा यूनिट पास्कल होता है। अभी क्या क्या बताए हैं, स्ट्रेस का ऐसा यूनिट, यंग्स मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी का ऐसा यूनिट और प्रेशर का यूनिट, ये सब का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, बट स्ट्रेन का ऐसा यूनिट नहीं होता है। ठीक है, सक्सेसिबिलिटी, स्ट्रेन, एंगल, ये सब का ऐसा यूनिट, सॉरी किसका किसका, देखो दो चार को बता दे रहे हैं जिसका यूनिट नहीं होता है। एक तो स्ट्रेन हो गया, अब स्ट्रेस और स्ट्रेन में कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रेन का ऐसा यूनिट नहीं होता है। सक्सेसिबिलिटी, मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी का भी ऐसा यूनिट नहीं होता है। यहाँ पे लिख देता है MA, मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी। स्पेलिंग को मारो गोली। ठीक है, मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी और एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका भी ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो ये तीन चीज़ याद रखना है, स्ट्रेन, मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसका यूनिट नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा यूनिट है भाई, मैग्नेटिक फील्ड स्केलर है, वेक्टर है, क्या है। सो देखो यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हो गया या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये सब के सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि इसमें हमको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी पता करना है कि किधर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है भाई। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो निकलता है, जैसे कि अगर ये मेरा मैग्नेट है, नॉर्थ ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा जो जनरेट करेगा उसमें हमको डायरेक्शन भी तो पता करना है कि किधर डायरेक्शन, किधर जा रहा है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि जो क्या बोलते हैं जनरेटर वगैरह होता है उसमें मैग्नेटिक लाइन्स फ्लो करता है। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, तो मैग्नेटिक किधर फ्लो कर रहा है, नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रहा है, तो इसमें डायरेक्शन तो लग रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है।
ठीक है, तो याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अरे हाय, गलती हो गया क्या, सॉरी, सॉरी। मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। नहीं भाई, इसने गलती किया है। मैग्नेटिक फील्ड एक बार चेक कर लेते हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड तो स्केलर क्वांटिटी नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग दिया हुआ एकदम। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही है, क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज स्केलर। सो नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, डेफिनेटली हम सही बोले हैं। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जब मैग्नेटिक लाइंस फ्लो करता है तो उसको डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है। तो याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो आंसर देखते हैं। सो ये BPSC PRT 2023 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, एंड इस पे आंसर भी बी है। ठीक है, तो याद रखना है कि बी मैग्नेटिक फील्ड, हम वही बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें कि हमको खाली मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है। बट वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अगर आप जानना चाहोगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में तो डायरेक्शन भी होता है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में होने के लिए क्या खाली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं, साथ ही साथ ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करना है। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो जो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, सो होप आपको कितना मिनट का वीडियो हो गया, जब देखिए 1 घंटा का वीडियो हो गया इसको अपलोड करने में ना। सो ये हमारा पहला जो टॉपिक था वो हम लोग ने कवर कर लिया, जिसमें कि हम लोग ने क्या टॉपिक था ये, क्या नाम था इसका, यूनिट एंड मेजरमेंट। सो यूनिट एंड मेजरमेंट में टोटल अराउंड हम लोग ने कितना क्वेश्चन किया है, तो अराउंड हम लोग ने टोटल 20 to 21 क्वेश्चन हम लोग ने यूनिट एंड मेजरमेंट में किया है। 1 घंटा का क्लास था और इसमें हम लोग ने पूरा डिटेल में यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी जो थे वो सब चीज़ को हम लोग ने पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियोस बहुत अच्छा लगा होगा। सो होप यू लाइक माई वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ने मेजरिंग डिवाइस, स्केल और इस तरीके से सारा का सारा जितना भी PYQ आया हुआ है एकदम डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। सो होप यू लाइक माई वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय एवरीवन।